आज का सेशन है रूटीन चेकअप के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि हम रूटीन में चेकअप अपना कराते रहते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और बहुत सारे टेस्ट। आजकल तो होम फैसिलिटी है, घर पे आके टेस्ट कर जाते हैं। और आज बच्चे इतने अवेयरनेस हो गए हैं कि बच्चे टीन एज में अपने टेस्ट कराने शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रोटीन लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, तो कहीं अंदर डर रहता है कि कुछ अंदर गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो वो LEFT, किडनी टेस्ट, वो सब कराते रहते हैं साथ के साथ 3 महीने बाद। इतना हम हेल्थ को लेके अवेयर हैं। तो डॉक्टर भी कहता है कि रूटीन चेकअप कराओ, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता। फॉरेन में डॉक्टर की ड्यूटी है कि पेशेंट रूटीन चेकअप कराए, ये डॉक्टर की ड्यूटी है। अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच गया और डॉक्टर के उसमें उसका नाम ऐड हो गया लिस्ट में कि ये पेशेंट आया था, अब वो पेशेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर पेशेंट अपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर नहीं आता है या जब उसका चेकअप होना है वो नहीं कराता है टाइम से, तो उसको उसका जो क्या कहते हैं, वर्ड नहीं याद आ रहा, तो वो डॉक्टर से पूछा जाता है ये पेशेंट क्यों नहीं आया। तो क्योंकि मेरा कजन डॉक्टर है, तो वो कहता है कि हम कितने दिन पहले ही पेशेंट को फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं कि आपके रूटीन चेकअप की ये डेट है, आप रेडी रहना, आपको यहाँ पे आके रूटीन चेकअप कराना है। और अगर पेशेंट नहीं आता तो डॉक्टर से पूछा जाता है कि कहीं डॉक्टर ने पेशेंट को गलत सलाह नहीं दी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि पेशेंट डर गया है, सर्विस अच्छी नहीं दी है। तो वो वहाँ डॉक्टर डर के रहते हैं, पेशेंट को फॉलो करते रहते हैं कि पेशेंट रूटीन चेकअप कराए। लेकिन हमें हर लेवल पे अपना चेकअप करना है। बॉडी लेवल पे हम इतने अटैच है, 99% तो बॉडी से ही अटैच है। ये चेकअप, वो चेकअप, ये चेकअप, ठीक है, बॉडी का चेकअप जरूरी है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारी हेल्थ केवल बॉडी की हेल्थ नहीं है, बॉडी की हेल्थ तो 1% है। 99% हमारी जो हेल्थ है वो हमारे अंदर के सिस्टम पे डिपेंड करती है। जो WHO ने हेल्थ की इंफॉर्मेशन डेफिनेशन दी है, वो कहा है कि व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये चारों डिपेंडेंट हैं उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर। अगर स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक है तो ये चारों ठीक है, और अगर स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक नहीं है फिर ये ठीक नहीं है। तो हेल्थ की डेफिनेशन तब कंप्लीट होती है जब स्पिरिचुअली बंदा हेल्दी हो। मेंटल चेकअप, आजकल मेंटल लेवल पे भी इतने काउंसलर हो गए हैं, इतने साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं, लोगों की इतनी टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, तो आजकल लोग मेंटल चेकअप पे भी बहुत ध्यान देते हैं। ब्रेक लेते हैं काम से। 5 क्वेश्चन वो कहते हैं आप अपने आप से पूछो, क्या आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है? क्या आपने काम से ब्रेक लिया है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे वो जॉब करता है? क्या समय समय पर वो ब्रेक ले रहा है? वो कैसा फील कर रहा है? क्या वो अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहा है? वो हैप्पीली अपनी डाइट ले रहा है कि स्ट्रेस में खा रहा है? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगता कि उसके जो दांत हैं, जबड़े हैं, उनमें जकड़न हो गई है? तो ये निशानियां हैं, ये बताती हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं है। और ये मेंटल हेल्थ का चेकअप हम खुद ही कर सकते हैं। बॉडी का चेकअप करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, मेंटल हेल्थ का चेकअप हम खुद ही कर सकते हैं। कि अगर हम सही फील नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, सही से खाना नहीं खा रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, वर्कहॉलिक हैं कि दिन रात काम ही करते रहना, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे बिजनेसमैन है, अपनी सेहत को दांव पर लगाकर अगर पैसा कमाने में लगे हैं और शरीर में जकड़न हो रही है, तो समझ लो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और फिर हमें मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए काम करना है, क्योंकि 90% बॉडी माइंड पे डिपेंड करती है। मन ठीक नहीं है तो बॉडी इमीडिएटली वो दिखा देती है शरीर पर कि कुछ तकलीफ है। उसके बाद आता है सोल का चेकअप। तो कभी हमने अपनी आत्मा की एनर्जी के चेकअप पे भी ध्यान दिया है कि मेरी आत्मा कैसा फील कर रही है?
मेरी आत्मा कमजोर है या मेरी आत्मा पावरफुल है? मेरे अंदर डर है कि निडरता है? मेरे अंदर प्रेम, दया, करुणा है या ईर्ष्या, नफरत, द्वेष है? ये सब सोल के चेकअप पॉइंट्स हैं। तो सोल का चेकअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे प्रकार की हेल्थ सोल पे डिपेंड है। अगर सोल लेवल पे हमारे अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, जो सोल के गुण है स्वाभाविक, फिर हमारी, इसका मतलब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मन जो है वो सोल पे हावी है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बेईमानी, धोखाधड़ी, अगर ये चीजें हमारे जीवन में है, तो हमारी जो सोल की हेल्थ है वो बिल्कुल सही नहीं है। सोल के ऊपर मन हावी है। होना ये चाहिए कि मन आत्मा से गाइडेंस लेके काम करे, तो सोल की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है, और सोल की हेल्थ ठीक होने से बाकी सारी हेल्थ ठीक रहती है। अब मन के लिए हमने चेकअप किया, हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए। बॉडी के लिए हम लैब्स में गए, लेकिन सोल के चेकअप के लिए कौन सी लैब है? उस सोल के चेकअप के लिए भी लैब है। पहले तो हम खुद ही इस बात को देखें, आत्मचिंतन करें हर दिन। क्या मैं डरपोक हूँ, बात बात से डर रहा हूँ? ये ग्रह खराब हो गए, आज शनिवार है, आज श्राद्ध है। ये जो चीजें हमारे बिलीफ सिस्टम है, ये हमारी आत्मा की एनर्जी को कम करते हैं। क्या मैं दूसरों के ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि मेरी ही बात मानी जाए, मैं ही ठीक हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो? हमारी सोल की हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि सोल का गुण है वननेस। क्या मैं दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बना रहा हूँ या उन्हें इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ? इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, डिपेंडेंट बना रहा हूँ? मान लो कि मुझे कुछ थोड़ी बहुत अध्यात्म की समझ आई है, तो मैंने दूसरों को लीड करना शुरू कर दिया है, उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया है, या मैंने उन्हें वो रास्ता बताया है जिससे मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। और अगर मैं ये चीज नहीं सिखा रही हूँ, तो मेरे सोल की हेल्थ ठीक नहीं है। इगोइस्टिक, मुझे ही सब पता है, मैं ही अच्छा कर सकती हूँ, मतलब सोल की हेल्थ ठीक नहीं है। डूइंग अदर्स होमवर्क, हीलिंग करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना कि वो कमजोर हैं, वो नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। ये ईगो जुड़ी हुई है, सटल ईगो, जिसे कहते हैं सात्विक दोष। तामसिक राजसिक तो समझ आ गया, लेकिन सात्विक दोष लोगों को समझ में नहीं आता। दूसरों को हील करना, दूसरों का होमवर्क करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना कि उनका सब कुछ ठीक हो जाए, भगवान उनका सब कुछ ठीक कर दो, ये दूसरों का होमवर्क करना है। आप उन्हें सीखने ही नहीं दे रहे हो, तो आपकी सोल की हेल्थ ठीक नहीं है। फीलिंग स्पेशल, कि मैं तो सीनियर मास्टर हूँ, मुझे तो अलग से सम्मान मिलना चाहिए, मुझे तो अलग चेयर मिलनी चाहिए, लोग मेरे आगे पीछे रहें, मुझे पूछें, आपकी सोल की हेल्थ ठीक नहीं है। टेकिंग मेटीरियलिस्टिक बेनिफिट, कि लोग आपको प्यार करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं, और आपने अपने आध्यात्मिक जो आपकी अवस्था है, जो साधना है, उससे आपने मटेरियल बेनिफिट लेने शुरू कर दिए, गिफ्ट लेने शुरू कर दिए, मांगना शुरू कर दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ पैसा चाहिए, वहां पैसा चाहिए। तो आपकी मटेरियल हेल्थ ठीक, मटेरियल अगर आप बेनिफिट ले रहे हो अपनी सोल विजडम से, जो मिल रही है आपको, मास्टर्स दे रहे हैं, तो आपकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है सोल की। इफ एंड बट्स ऑन गुरु, अरे पत्री जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा, पत्री जी ने ऐसा क्यों किया, पत्री जी ने इतनी छूट क्यों दी उनको, पत्री जी को ये करना चाहिए था, मतलब हम इतने समझदार हो गए हैं, हम गुरु पे किंतु परंतु कर सकते हैं, तो समझ लो गड्ढे में गिर रहे हैं हम, निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुरु क्या कर रहा है वो हमारा काम ही नहीं है देखना, हमें क्या करने के लिए कहा गया है, हमारा वो काम है करना। और अगर किसी को गुरु के ऊपर किंतु परंतु है, तो समझो वो गड्ढे में गिर चुका है, तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है, उसकी सोल की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट, ईमानदार होना और वास्तविक होना, ऑथेंटिक होना, जैसे अंदर है वैसे बाहर है,
मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, लेकिन सबके सामने मुझसे प्रश्न पूछ ले तो मुझे कुछ तो उत्तर देना ही है। आई एम नॉट ऑथेंटिक। मुझे ये कहना है कि मुझे नहीं पता, ये मैं किसी से पूछ के बताऊंगी, मैं समझ के सोच के बताऊंगी, मैं अपने से बड़े से किसी से पूछूंगी, अभी इसकी मुझे समझ नहीं आई, तो मैं ऑथेंटिक हूँ। और अगर मैं अपना ज्ञान बघाड़ती हूँ, यहाँ वहां से जो पढ़ा सुना वो उसके हिसाब से उत्तर दे देती हूँ, ना तो मैं अपने प्रति ऑनेस्ट हूँ, ना मैं दूसरे को सही मार्गदर्शन दे रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से जानती हूँ मुझे नहीं पता, फिर भी मैं ऐसा दिखावा कर रही हूँ कि मुझे तो सब कुछ पता है। मेरी सोल की हेल्थ ठीक नहीं है, मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ। जो चेहरे बदल रही हूँ, मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, खुद के प्रति ईमानदार नहीं हूँ। किसी का नुकसान हो ना हो, मैं खुद बहुत तेजी से अपने लिए गड्ढा खोद रही हूँ। पत्री जी ने मुझे मुझे क्या बुद्ध पूर्णिमा में एक बार मैसेज दिया था कि अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक लिया है जो आपने किसी बुक से पढ़ा है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले कहो कि ये मुझे पता नहीं है, अनुभव नहीं है, मैंने ये जो टॉपिक है इस पुस्तक से पढ़ा है और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने किसी मास्टर से सुना है, तो आप पहले कहो ये बात मैंने अनुभव नहीं की है, मैंने उस मास्टर से सुनी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपका खुद का अनुभव है, तब आप कहो कि ये बात मैंने अपने अनुभव से सीखी है। ये होता है बीइंग ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट। क्योंकि पत्री जी चाहते हैं हम सब कृष्णा के जैसे बने, सब जाने, सीयर बने, डूअर बने, एक्टर बने, नोअर बने। के लिए हमें ऑथेंटिक रहना है, निडर रहना है, दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है, इगोइस्टिक नहीं होना है, दूसरों का होमवर्क नहीं करना है, अपने आप को स्पेशल फील नहीं करना है। जब भी पत्री जी को कोई स्पेशल थाली में खाना देता था, वो कभी नहीं खाते थे, किसी दूसरे को दे देते थे। जब उनके लिए अलग से सिंहासन या चेयर लगाई जाती थी, उस चेयर पे कभी नहीं बैठते थे, जमीन में बैठ जाते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा, दिखाया कि मैं स्पेशल हूँ। नहीं, हम सब स्पेशल हैं, हर एक सोल स्पेशल है। और उनके गुरु ने उन्हें 3 वाक्य दिए, 3 महामंत्र दिए कि सुभाष, जो आ रहा है खुश नहीं होना, जो जा रहा है उदास नहीं होना, डू और डाई, और कोई बीच का मार्ग नहीं। एक मैं भूल गई हूँ। 3 मंत्र लेकर सर चल पड़े। ये नहीं कहा उन्होंने ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसे कैसे करना है, डू और डाई कई बार नहीं किया जा सकता। नहीं, जो आ रहा है उसे पाके खुश नहीं होना, और जो जा रहा है उसके लिए रोना नहीं। और सर ने पूरे जीवन उन 3 सूत्रों का पालन किया। लेकिन हमें सर ने जो सारा निचोड़ निकाल के 18 सूत्र दिए, हमारी समझ में ही नहीं आ रहे हैं। तो हम सोल लैब सर ने खोली है चेकअप के लिए, उसमें तो हम जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्कैनिंग हो जाएगी, हम धराशायी हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए रूटीन चेकअप की सोल लेवल पे बहुत जरूरत है। और आपको पता है, जो लोग पत्री सर से मिले हैं, पत्री सर किसी की बातों की ओर ध्यान नहीं देते थे। कौन सी गाड़ी में आया है इसकी ओर ध्यान नहीं देते थे, कैसे कपड़े पहने हैं, अंगूठियां पहनी, इसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। जब कोई व्यक्ति उनसे मिलता था, सीधा उसकी आंखों में झांकते थे और बहुत देर तक झांकते रहते थे। क्योंकि आप जैसे ये पिक्चर देख रहे हो, इतने चेहरे हमने लगाए हुए हैं, हम तो किसी को देखने देना ही नहीं चाहते कि हम कैसे हैं। हम तो चेहरे इतने लगा के घूम रहे हैं। इतनी बढ़िया मुझे ये पिक्चर लगी, रात को मिली, सिर्फ हमारी आंखें ही हैं जहां हमने कुछ नहीं लगाया, बाकी पूरे चेहरे, पूरे शरीर को हमने हर तरह से ढका हुआ है कि कोई देख ना ले मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। तो सर देखते ही नहीं थे, सीधा आंखों में देखते थे और आत्मा में उतर जाते थे और सारी स्कैनिंग कर लेते थे कि हमारी कितनी लंबी जर्नी है, कितने जन्मों से चले हैं, क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या कर्म इकट्ठे किए हैं, और फिर वहां से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती थी। शुरू शुरू में मैं 1 साल तक सर की आंखों में देख ही नहीं पाई, इधर उधर आंखें कर। बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है, देख ही नहीं सकते थे क्योंकि इतनी घबराहट होती थी। अब समझ में आया, इतने तो हमारे अंदर चेहरे हैं, कौन सा चेहरा दिखाएंगे, वो तो सारे चेहरे उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। जैसे हम हैं उनके सामने नग्न हो जाते हैं, तो डर लगता है किसी को भी नंगे होने से। पर्दे हमारे खुल जाएंगे तो हमारा तो असली चेहरा सामने आ जाएगा, तो हम छुपते रहते हैं।
हम नहीं देख सकते आंखों में गुरु की, कि आंखें ये एक ऐसी हैं, आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं, सीधा आंखों से आप आत्मा में उतर सकते हो। तो हम आंखें मिला ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे चेहरे बहुत ज्यादा है। तो फिर सर ने उसका हमें महामंत्र दिया कि अब हमारा जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो हमारी दिव्यता है, उसे बाहर लाने के लिए हमें क्या करना है। अब उन्होंने स्कैनिंग कर ली, देख लिया हमारा ऑरा, हमारी यात्रा आत्मा की कौन से स्तर पर है, हमारा ऑरा क्या कह रहा है, हमारे अंदर के शरीर उन्हें क्या बता रहे हैं कि कितनी यात्रा करके आए हैं, अब किस पड़ाव पर है, कैसे हमें गाइडेंस चाहिए। वहां से वो हमारी बाह पकड़ के हमें गाइडेंस देते थे। हमें प्यार चाहिए, हमें डांट चाहिए, हमें थप्पड़ चाहिए, जैसा हमारा अवस्था होती थी, जैसी हमारी यात्रा में हमें जरूरत होती थी, वो वैसा ही करते थे। क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ पिछले जन्मों में हमने गलतियां की हैं और कहाँ अब हमारे भटकने के चांस ज्यादा हैं, तो वहां से वो हमें सीधा करते थे। यहाँ मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब लोग बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत सम्मान देते हैं, जैसी मैडम या कोई भी, दिमाग चढ़ जाता है, ये स्वाभाविक है। और सर जानते हैं इस बात को, उन्हें पता है ये बच्चा है, ये भटक जाएगा, गिर जाएगा, इतनी मेहनत की है इसने, और गिर गया तो फिर इतनी इसे जन्मों तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर क्या करते थे, मैं सर से मिलने गई ध्यान महाचक्र में, 1 मिनट, गली में कुछ शोर है। ध्यान महाचक्र में 2020 में मैं जाती थी, हर साल मैं सर से मिलने गई। और जब मेरे को सर ने देखा और मुझे अपने साथ ले गए अन्नदान में, और मेरे से बैठ के बातें करने लगे, कुर्सी थी वहां पे बैठ के बातें करने लगे। बहुत सारे मास्टर आए अलग अलग स्टेट के, दूर से मुझे देखा, वो पहले से ही आए हुए थे, 2-4 दिन पहले से, मैं उस दिन पहुंची थी। मैं सर से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे देखा, सर बैठे हैं मेरे सामने, मैं सर से बात कर रही हूँ, उन्होंने सर को तरफ देखा नहीं, क्योंकि वो सर से मिल चुके थे, सीधा आए और मेरे गले मिल गए, ओ जस्सी मैडम, ओ जस्सी मैडम, आप कब आए, हम कब। मुझे नहीं समझ आया। फिर मैंने, वो चले गए, फिर मैंने सर से बात शुरू की, पर लेकिन बात तो कट गई बीच में। फिर मैं सर से बात कर रही थी कुछ सुबह के कॉन्सेप्ट की। फिर कुछ लोग आए, मास्टर्स आए, और चारों तरफ से मुझे घेर के, अरे जस्सी मैडम आप कब आए, आप कब आए, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मैं उनसे बात करने लगी, शेक हैंड करने लगी, और सर ने अपनी बात को रोक लिया वहीं पर। जब तीसरी बार लोग आए, सर ने मुझे कहा चलो उठो यहाँ से, चलो जाओ पहले इन सबसे मिल के आओ, उठो। जब डांट के मुझे कहा तो मैं उठ गई, तब मेरे को समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ कि लोग सर से नहीं मिल रहे, मुझसे मिल रहे हैं, तो मैं तो गड्ढे में गिर रही हूँ। इन लोगों को नहीं पता, लेकिन सर ने तो मुझे टाइम से कह दिया कि किस तरफ जा रही हो। गुरु का सम्मान नहीं हो रहा और तुम खुश हो रही हो कि लोग मुझे मिल रहे हैं, क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं। पूरा दिन मेरे आंसू बहते रहे आंखों से कि सर आपने मुझे बचा लिया, मैं तो गड्ढे में गिर जाती। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जब मैं गुरु से बात कर रही हूँ तो दूसरा व्यक्ति बीच में आ कैसे सकता है। उनको समझ नहीं आई, लेकिन मैं कह सकती थी ना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं सर से बात कर रही हूँ। मेरे लिए सर इंपॉर्टेंट है कि लोग इंपॉर्टेंट है। ऐसा लेसन सर ने मुझे सिखाया। और उसी दिन शाम को दोबारा ऐसा हुआ। मैं सारा दिन मंथन करती रही कि हाँ, मुझे सर ने बहुत बड़ा लेसन सिखाया। शाम को हम सर से कॉटेज में मिलने गए, सब लोग सर मिलने मिले सबसे, सर ने सबके साथ फोटो खिंचवानी शुरू की। और बहुत सारे लोग थे, 50-60 लोग थे, तो सर सबको टाइम दे रहे थे, सबके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, मैंने भी फोटो खिंचवाई। और मैं फोटो खिंचवा के साइड में, जैसे सब हो रहे थे मैं भी साइड में हो गई। अब जो मास्टर्स फोटो सर के साथ खिंचवा चुके थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे साइड में ले गया और मेरे साथ फोटो खिंचवाने लगे। एक तरफ लोग सर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, एक तरफ लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया। जैसे ही मैं पहली, अभी फोटो खींची नहीं, जैसे ही मैं खड़ी हुई और सर ने पलट के मेरी तरफ देखा, मेरी तो आत्मा हिल गई। मैंने सबको बोला कि चलो सर के पास बैठो, बाद में फोटो खिंचवाएंगे, मुझे किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवानी है। मैं आके सर के पास बैठ गई।
उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गुरु जानता है कि किस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ से नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। तो वो हमें हाथ देता है, वो चाहता है, इशारा देता है कि संभल जाओ, गलत जा रहे हो। गुरु स्कैनिंग करता है ना, तो फिर उसकी स्कैनिंग से हम बच नहीं सकते। हम कितना भी लोगों को प्रभावित कर ले, लेकिन गुरु को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। गुरु जानता है, हर चीज जानता है। तो वो देख लेते हैं कि हमारी आत्मा का स्तर क्या है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर अगर ये गिरेगी तो कहाँ पहुंचेगी, कितने जन्म लग जाएंगे उठने के लिए। इसलिए गुरु की दृष्टि ही हमारी स्कैनिंग है। और सर ने हमें वेलनेस प्लान दिया, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो, ताकि ध्यान करने से हमें अपने वास्तविक रूप का पता चले, हमारे ये सारे चेहरे गिर जाएं जो हमने अलग अलग लगाए हैं। स्वाध्याय करने से हमारी मेंटल हेल्थ ठीक हो, हमें अच्छे विचार आए, और सज्जन सांगत्य करने से हमारा अहंकार दूर हो, दूसरों को सुने हम। मैं ही सब कुछ जानती हूँ, मुझे ही सब पता है, इस जो हमारे ये वायरस है ना, इससे हम बाहर आए। मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो थर्ड आई मास्टर हूँ, मुझे तो दिख रहा है। दिखना जरूरी है ही नहीं अध्यात्म में। दिखना कोई पैरामीटर ही नहीं है ध्यान करने का, कि आपको दिख रहा है तो आप बहुत ऊंचा पहुंच गए हो। नहीं। तो सर ने उसके लिए सज्जन सांगत्य दिया कि हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक हो, मेंटल हेल्थ ठीक हो, इमोशनल हेल्थ ठीक हो, सोशल हेल्थ ठीक हो। सज्जन सांगत्य क्या है? सोशल हेल्थ, सबके साथ मिलकर रहना है, हमें सुनना है दूसरों का। लेकिन इस पे डिपेंडेंट किस पे है ये सारी हेल्थ? स्पिरिचुअल हेल्थ पे। और स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे पहले ध्यान चाहिए। तो सर ने ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य दिया हमें। ये हमारा वेलनेस प्लान है। आज हम मेडिक्लेम कराते हैं, ये हमारा मेडिक्लेम है, सोल का क्लेम है। ये सोल क्लेम है जो सर ने हमें दिया, कि अपने सोल का क्लेम करा के रखो। कभी भी कोई तकलीफ आएगी तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। और पत्री जी ने, ये पिक्चर है कोरोना टाइम का, 2020 का, जब पत्री जी घर पर रहते थे, कहीं जाते नहीं थे हैदराबाद में, और ऑनलाइन सेशन तब से स्टार्ट हुए, क्योंकि जा नहीं सकते तो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुए। और उन दिनों में किसी को ये नहीं पता था कि ये क्या लीला चल रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, दुनिया के लिए कोरोना था, घर में बंद थे। और सर ने उस समय घर में रहकर खूब लाइफ को जो नहीं एंजॉय किया था, प्रचार प्रचार करते रहे, फैमिली टाइम स्पेंड किया पूरा। और एक दिन बुक पढ़ी सर ने, ब्रेक द रूटीन, कि व्यक्ति को अपनी रूटीन से बाहर आते रहना चाहिए, क्योंकि रूटीन में हमें कंफर्ट हो जाता है, और जब कंफर्ट में रहते हैं तो कुछ भी नहीं सीखते। तो जब सर ने ये बुक पढ़ी, ब्रेक द रूटीन, क्योंकि सर हर बुक पढ़ते थे, उसमें क्या अच्छे पॉइंट है हमसे शेयर करते थे। सर बहुत, इस बात में सर का कोई भी मुकाबला नहीं था। किस बुक से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सर जानते थे। और इसलिए जो बुक सर रिकमेंड करते हैं उसे पढ़ना हमारे लिए बहुत सही है। अपनी मन मर्जी की किताबें पढ़ेंगे तो किसी भी मास्टर ने क्या अपने अनुभव से जाना किया, हम भी वही करने लग जाएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन सर जानते थे कि उन्हें हमें क्या देना है। उस बुक से निकाल के वो हमें, जैसे कहते हैं ना कि मक्खन निकाल के हमें दे देते थे कि इस बुक से आपको ये लेना है। वो सर ने उस बुक को पढ़ा, ब्रेक द रूटीन। और जब वो बुक पढ़ा और सर जूम सेशन ले रहे थे, तो सर ने कहा, टुडे आई विल ब्रेक द रूटीन। आज मैं रूटीन को ब्रेक करूंगा। हर बार मैं चेयर पे बैठता हूँ और स्वर्णमाला मैडम जी आसपास कहीं रहती हैं, लेकिन आज वो चेयर पे बैठेंगी, आज वो आपको मैसेज देंगी, और उनकी जगह पर मैं बैठूंगा। किसी को नहीं पता था सर क्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे सर उनको अपनी चेयर पे बिठाते चले गए और खुद साइड में होते चले गए। ये शुरुआत उस दिन हुई। और सर ने महिला ध्यान महाचक्र शुरू किया, स्त्री युग आ रहा है। और ये सर ने कहा अपनी लास्ट मैरिज एनिवर्सरी में पिछले साल, आई एम वेरी हैप्पी, पीएसएसएम इज इन सेफ हैंड्स ऑफ स्वर्णमाला पत्री जी। अपनी चेयर पे सर पत्री मैडम को बिठा के गए। तो कोई भी मन में ये ना सोचे कि आज पीएसएसएम कौन देखेगा। सर ने पीएसएसएम को ऐसे ही नहीं छोड़ा, सेफ हैंड्स में छोड़ा है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, आज हम ये मानने को ही तैयार नहीं कि पत्री मैडम फाइनल अथॉरिटी है।
ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। बुद्ध पूर्णिमा के जो पत्री मैडम के मैसेज ट्रांसलेट हुए हैं, वो अब पीएमसी हिंदी पे आ रहे हैं। आप सुने तो आपको पता चलेगा। जब पत्री मैडम से मैं 12 साल से मिल रही हूँ, जब भी मैं पत्री मैडम से मिलती थी, कोई बात करती थी, तो बोलती थी मुझे पता है, ये मुझे ये नहीं पता। ऐसे ही हम बात करते हैं, नहीं मैं जानती हूँ, मैं नहीं जानती, मुझे पता है, मुझे नहीं पता। सर के जाने के बाद जब से मैं मैडम से बात कर रही हूँ, 90% उनके मुंह से निकलता है, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। तो एक दिन मैंने कॉल बैक करके कहा, मैं एकदम सोच में पड़ गई, मैडम तो ऐसे नहीं बोलती थी, मुझे बोलती थी, हमें कैसे हो गया ये? तो मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा मैडम ये हमें कौन है, हमें क्यों? आपने बोला हमें सब पता है, यानी मेरे मुंह से निकला मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैडम अब आप अकेले नहीं हो, सर आपके साथ है, दो हो, 2 in 1 हो गए हो, इसलिए आपके मुंह से ये हमें निकलता है। और बुद्ध पूर्णिमा के मैसेज आप सुनेंगे, मैंने कोशिश किया है वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट करके बताने का। उसमें भी मैडम ने ये बोला है कि बुद्ध पूर्णिमा पे आप सारे मास्टर्स यहाँ आए हो बुद्ध पूर्णिमा मनाने, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। और कई जगह उन्होंने बोला है मुझे ये बताना है आपको, वहां हमें नहीं बोला, लेकिन आप सब लोग बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव में आए हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। छोटी छोटी बातों को समझें, गुरु की बातों को गहराई से समझें, तो रास्ता साफ है। ये हमारा रूटीन चेकअप है कि हम कहाँ जा रहे हैं, सर ने क्या करने के लिए कहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम उनकी अथॉरिटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं, हम उंगलियां उठा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और मैडम ने इतना क्लियरली बोला है, भेड़ बकरियों की तरह अंधाधुंध किसी के पीछे ना चलो। सर अब आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपने होश आवास में जीवन जियो, ये जीवन यात्रा आपकी है, किसी की नहीं है। आप सब मैडम के जो मैसेजेस हैं उनको बार बार सुनिए। और मैंने मैडम से ये कहा, मैडम आपने हिंदी में एक वर्ड भी क्यों नहीं बोला, क्योंकि उनको अभी तीनों लैंग्वेज में एक साथ बात करना, क्योंकि वो तो कभी ज्यादा बात ही नहीं करती थी, स्टेज पे आती ही नहीं थी। और अभी बात कर रही हैं और तेलुगु के लोग उनके सामने बैठे होते हैं, तो तेलुगु में उनका फ्लो आता है, हिंदी नहीं आती है उनके एकदम से, नहीं स्विच कर पाती हैं, धीरे धीरे करेंगी। वो कहती है जब हिंदी स्पीकिंग लोग सामने बैठे होते हैं तब हिंदी अपने आप आ जाती है। जैसे अभी देखो, आज ही आप देखो कि जब कोई मुझसे में बात करता है, आज मैंने पूरा सेशन हिंदी में ले लिया, किसी ने टोका भी नहीं कि मैडम पंजाबी में बोलो। ये होता है असर, तो वो वैसा ही फ्लो आ जाता है। इसलिए हम जागे, जागरूकता से जीवन जिए, दूसरों के पीछे ना लगे, समझ कर सोच कर। और हमें अपनी सोल का चेकअप कराना है तो आज भी वो लैब खुला है, हम पत्री मैडम से गाइडेंस ले सकते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो बता रही हैं। मुझे जो समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। और आज के समय में ये बहुत जरूरी है। और इतना प्रभाव हो जाता है, दूसरे की एनर्जी में इतना बह जाते हैं कि भूल ही जाते हैं। और उसका एग्जाम्पल आज मैं हूँ आपके सामने। पंजाबी का एक वर्ड भी नहीं बोला, पूरा हिंदी में बह गई मैं, और मुझे याद भी नहीं आया, किसी ने याद भी नहीं कराया। ये होता है असर। अपनी एनर्जी को पहचाने, अपने आप में रहे, तभी हमारा कुछ होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम जी, थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।